Good evening to all and welcome to this Shaurya Bharat Defense Exam Learning App as well as Shaurya Bharat Defense Yodha YouTube channel. We are discussing the important commission today of Indian Constitution and later on Indian Geography as well. Some important question of geography, right? And this is the app which is known as Shaurya Bharat Defense Exam Learning App. You can see the various features, e-books, video lectures, live classes and practice tests where you have many questions for your self-evaluation, live exams and all India super test series, as well as you have a doubt box. If you have any doubt in questions, put that question in doubt box. Now move to the slides of our today's topic, that is some important constitutional bodies as well as some commissions like National Commission for Backward Caste, National Commission for ST, various commissions. We have completed panchayats and municipalities both, duration of panchayat and disqualification, state election, finance commission, powers and functions as well, various finances, exempted states, area, bar, courts, continuation of existing laws, and last bar to interference by courts. Constitutional bodies. संवैधानिक निकाय, क्या बोला जाता है इनको? संवैधानिक निकाय, constitutional bodies. Constitutional bodies are important bodies in India that derive their powers and authorities from the Indian Constitution. That's why they are called as constitutional bodies. संवैधानिक निकाय क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनको जो शक्ति मिलती है, इनको जो अधिकार दिए जाते हैं वो हमारे संविधान से दिए जाते हैं, और इंडिया में जो सबसे ऊपर माना गया वह क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को सबसे ऊपर माना गया है। जैसे अभी एक बहस चली थी, क्या प्रीएम्बल में चेंजेस कर सकते हैं क्या? प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना कर सकते हैं, यस और नो? पहले तो यस, लेकिन कैसे चेंजेस कर सकते हैं, फिर इसमें एक और क्वेश्चन बनेगा, और कैसे चेंजेस किए हैं आज तक। कोई एग्जांपल बताओ, देखें क्या चेंज किया है हमने प्रीएम्बल में? जो प्रस्तावना है हमारी, उसमें कोई चेंज किया है क्या? कोई परिवर्तन किया है? कैसे हुआ था? क्या चेंज हुआ था? बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, क्या चेंज हुआ था? एग्जैक्टली, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा था? लघु संविधान किसे कहा जाता है हमें? 42nd अमेंडमेंट 1976, इन्होंने बताया ना अभी। 42nd अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन कब आया था? 1976 में, 1976। और उस समय क्या किया गया था? जो हमारी प्रीएम्बल है उसमें 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे, जोड़े गए थे। दैट मीन्स यहाँ हम ये लैंग्वेज बोलेंगे कि जो प्रीएम्बल है उसमें हम पॉजिटिव सेंस में ही क्या कर सकते हैं? चेंजेस। नेगेटिव सेंस में या नेगेशन की तरफ हम नहीं जा सकते। तो क्या ऐड किया था? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्रीय अखंडता, ये क्या किए गए थे? शब्द जोड़े गए थे। किसके थ्रू जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन 1976 में, 1976 में। यह किस कारण से जोड़े गए थे? या ये चेंजेस, पहले तो बिल्कुल ये कह दिया गया था कि चेंजेस नहीं हो सकता, स्ट्रिक्टली कह दिया गया था। फिर एक केस हुआ था, वो केस कौन सा था? 2 या 3 केसेस वैसे चलते हैं स्टार्ट से तो, पर एक केस था वो बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि उसके जो हेड थे, लीडर थे, उनकी डेथ शायद 21 में ही हुई है या 20 लास्ट ईयर हुई है, जिनको संविधान बाबा के नाम से जानते हैं।
और करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा। आया था ना कुछ ऐसा। केशवानंद भारती, केरल के, कहां के थे? केरलियन केशवानंद भारती। केशवानंद भारती केस जो था और एक था बेरुवाड़ी केस, इन दो केसेस ने, बेरुवाड़ी केस ने कह दिया था कि नहीं हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते प्रीएम्बल में, जो बन गया वो बन गया, जो लिखा गया वो लिखा गया, क्योंकि इसे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने उसको प्रेजेंट किया था। लेकिन केशवानंद भारती जो वाद था, जो केस था, उसने कह दिया कि चेंजेस तो हो सकते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, और यदि कोई परिवर्तन होता भी है तो वह संविधान संशोधन की प्रक्रिया से होगा, यानी ऐसे मनमर्जी से कोई नहीं करेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू जाएंगे, और उसमें भी वह किस सेंस में होगा, किस डायरेक्शन में होगा? पॉजिटिव, सकारात्मक, नकारात्मक नहीं होगा, नेगेशन में नहीं जाएगा, वो कोई भी नेगेटिव सेंस में नहीं होगा चेंजेस कि ये हटा दें। हम ऐड कर सकते हैं, हटा नहीं सकते। तो ये हमारी थी कॉन्स्टिट्यूशन की बॉडी, और इसी से कॉन्स्टिट्यूशन बना, इसलिए इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है। संसद चेंज कर सकती है, यदि मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, कौन चेंज कर सकती है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कैन चेंज, तो कौन चेंज कर रहा है? दैट मीन्स व्हाट? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्रस्तावना में सकारात्मक परिवर्तन संसद कर सकती है, इस कथन से क्या आशय है? शुद्ध हिंदी में सोचो ना, बिल्कुल आंसर मिल रहा है, बिल्कुल सही जा रहे हो। मुझे नहीं पता, आपको बताना। संसद क्या होती है? तो फिर तीन ही करेंगे ना। जब भी वर्ड संसद आएगा, संसद तो पार्लियामेंट तो एक बिल्डिंग है, वो कोई लाइव थोड़ी नहीं, वो नॉन लिविंग एंटाइटी पूरी। उसमें क्या मतलब हुआ? व्हेनेवर द वर्ड, जब भी संविधान में, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते वक्त अगर पार्लियामेंट वर्ड आता है, दैट मीन्स व्हाट? प्रेसिडेंट, हाउस ऑफ पीपल एंड अपर हाउस, दैट इज काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ये मीनिंग होगा ही होगा उस वर्ड का, क्योंकि वो तो नॉन लिविंग बॉडी है। तो चेंजेस कौन करेंगे? दोनों, हाउस और लास्टली प्रेसिडेंट। तो जब आप चीजों को पढ़ लेते हो तो अप्लाई बिल्कुल उसी तरह करना है। फिर वहां ऑप्शन में लिखे आएंगे केवल लोकसभा, ओनली हाउस ऑफ पीपल्स, ओनली काउंसिल ऑफ स्टेट्स, प्रेसिडेंट और लोकसभा, और लास्टली तीनों दे देंगे। चलिए, दे आर स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मीनिंग दे हैव डेडिकेटेड आर्टिकल्स, दैट्स व्हाई दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। इसलिए वह क्या है? संवैधानिक निकाय है, क्योंकि उनमें क्या है? निश्चित अनुच्छेद दिए गए। एनी चेंज इन द मैकेनिज्म ऑफ दीज बॉडीज वुड रिक्वायर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर, टोटल प्रोसीजर फॉलो करना होगा। फर्स्ट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। फटाफट लिखते जाइए, बहुत शॉर्ट में, शॉर्ट एंड स्वीट। आर्टिकल नंबर 76 इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। और कौन है ये आपको सर्च करके वापस साथ में लिख लेना है। अभी प्रेजेंट में कौन कौन है ये आपका होमवर्क रहेगा 2 दिन का। फिर आते ही मैं मंडे को पूछूंगा, ठीक है। अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, हिंदी में क्या कहते हैं? महान्यायवादी। आर्टिकल नंबर 76 अनुच्छेद 76 में है वर्णन इसका पूरा। आर्टिकल नंबर 76, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया कौन अपॉइंट करेगा? इन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के हेड को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। कौन अपॉइंट करेगा? राष्ट्रपति। सो आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन 76, टेन्योर एंड रिमूवल, इनका
कार्यकाल कितना रहेगा और इनको कैसे हटाया जा सकता है। होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, और वही प्रक्रिया होगी प्रेसिडेंट के द्वारा हटाने की। प्रेसिडेंट ही हटा पाएगा। कौन हटा पाएगा? प्रेसिडेंट। मनीषा चौधरी, ओके, आपने आंसर दोनों दे दिए थे, मेरा ध्यान नहीं था, आई एम सॉरी फॉर दैट। इन्होंने आंसर दे दिया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एज वेल एज केशवानंद भारती। बहुत ही बढ़िया आंसर मनीषा आपके, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। मैं आपको अटेंड नहीं कर पाया था, इधर ध्यान नहीं था मेरा, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल सही आंसर है आपके। फर्दर अपॉइंटमेंट हो सकता है क्या? यस और नो? यस। पावर्स क्या क्या है इनके पास? शक्तियां क्या क्या, अधिकार क्या क्या है? प्रिविलेजेस ऑफ एन एमपी हो सकते हैं। एमपी की जो शक्तियां हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, वो इनके पास है, क्योंकि ये कैसी बॉडीज हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। राइट ऑफ एन ऑडियंस इन ऑल इंडियन कोर्ट्स, क्योंकि खुद क्या है? अटॉर्नी है। अटॉर्नी दैट मीन्स महान्यायवादी, तो सभी कोर्ट में किसी समय इंस्पेक्शन करने जा सकते हैं। समझ रहे आपको? अटॉर्नी है दैट मीन्स जो हेड सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस और अटॉर्नी। कैन अटेंड बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा बट कैन नॉट वोट, और इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। यह वोट नहीं दे सकते हैं, ये अपना वोट कास्ट नहीं कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा मनीषा, अगर सुन रहे हैं तो। महान्यायवादी कभी अपना वोट नहीं दे सकते हैं, ये राइट इनके पास नहीं है। बाकी सब कुछ है। मेंबर प्रिविलेजेस है, एमपी के जितने प्रिविलेजेस हैं, विशिष्टाधिकार, क्या कहते हैं प्रिविलेज को? विशिष्टाधिकार, वो सारे इनके पास हैं। राइट ऑफ एन ऑडियंस इन ऑल इंडियन कोर्ट्स, जाके बैठ सकते हैं कि आज कोई केस की हियरिंग चल रही है, कोर्ट में जाके बैठ गए ऑडियंस की तरह। कैन अटेंड बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा बट कैन नॉट वोट, कैन नॉट कास्ट हिज वोट। बड़ा सिंपल सा, स्वीट एंड शॉर्ट, इससे ज्यादा प्रश्न इसमें बनते नहीं है, इतना ही लिखा हुआ है और तो उसमें कुछ नहीं है। आर्टिकल नंबर 76 इतना ही कहता है, राइट? ओके फाइन, तो ये हमें याद रखना होगा, यही क्वेश्चन बनता है महान्यायवादी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इससे। यह पहला था हमारा अटॉर्नी जनरल, और मैं हिंदी में लिख देता हूं महान्यायवादी। फिर बढ़ते हैं आगे, और कौन है? वही कल बात की थी, कैग, और आर्टिकल नंबर चलता है सीधा इनका 148, दैट मीन्स जो कोर्ट जैसे ही एंड होते हैं 143 पर, तो ये आ जाते हैं। नेक्स्ट आ रहे हैं हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, महालेखा एवं वित्त नियंत्रक, ऐसा कुछ बोला जाता है, वित्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 143, यस। ये हो गया सुप्रीम कोर्ट और ये हो गया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और ये चैप्टर 5 में आते हैं। ठीक है, देखिए, देयर शैल बी ए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हु शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। कौन अपॉइंट कर रहे हैं? प्रेसिडेंट। और फिर पूछ रहा हूं कौन है प्रेजेंटली? यस, बहुत बढ़िया, अब याद है, गिरीश चंद्र मुर्मू हमारे क्या हैं? महालेखा एवं वित्त नियंत्रक, महालेखा परीक्षक एवं वित्त नियंत्रक गिरीश चंद्र मुर्मू। मैंने आपका ना सर्च करना है, वो हाँ वेणुगोपालन है, वीके वेणुगोपालन है। ठीक है, वो आपका होमवर्क रहेगा, सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के, ये तो होमवर्क दिया था, ये तो कल मैंने पूछ लिया था इसलिए बताया। ठीक है, 148 आर्टिकल नंबर लिख लीजिए, अनुच्छेद कौन सा है? 148, टेन्योर एंड रिमूवल, इनका कार्यकाल और इनको कैसे हटाया जा सकता है।
होल्ड्स द ऑफिस फॉर 6 years और 65 years, whichever is earlier, जो पहले हो जाए। यह इनका कार्यकाल कितना है, स्पेशली ध्यान दीजिएगा, 6 years। ये कुछ 6 years वाले हैं, काफी 2-3 हैं, बाकी तो मैक्सिमम 5 years में आ जाते हैं, लेकिन कुछ एक हैं ये 6 years वाले हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन, जैसे ये कैग, ये सब 6 years वाले हैं। जैसे मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा के सदस्य, उनका भी कितना होता है, 6 years और 65 years, whichever is earlier, whichever comes earlier, जो भी इनमें से पहले हो। क्या मतलब हुआ इसका, जैसे मुझे ज्वाइनिंग मिली 61 ईयर में, तो मैं 4 साल, फिर वहां मैं ये नहीं कहूंगा आपने 6 साल कह रखा है ना, झगड़ा नहीं कर सकते उस समय, क्योंकि वो पहले ही कह रहे हैं या तो 65 years और या फिर 6 years, जो भी इनमें से पहले हो जाए। And removal is the same as for judge of the Supreme Court. Judge of the Supreme Court, not Chief Justice. Chief Justice वर्ड नहीं आया है, शब्दों को बहुत ध्यान से पढ़ना, बाद में फिर क्वेश्चन अटेंड करके आकर फिर बोलते हैं अरे सर चीफ जस्टिस लिखा हुआ था, नहीं था वहां पर, तो केवल जज लिखा है। चीफ जस्टिस पर तो क्या लगते हैं, इम्पीचमेंट, जो प्रेसिडेंट की तरह हटाया जाता है। महाभियोग कहते हैं जिसको, क्या कहते हैं, महाभियोग। फर्दर अपॉइंटमेंट इनका नहीं होता है, क्यों, महान्यायवादी में तो हमने यस लिखा था, यहां पर यस था ना, और यहां पर लिखा हुआ है नो, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये इंडिया की उस चीज की तह तक चले गए हैं जो हर बजट में आती है, और आपको एक बार पूरा हर चीज की एबीसीडी आ गई, आप उसमें बाद में क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, इसलिए आपका अगेन अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। समझ रहे ना, ये इसका काम क्या है, ऑडिट, नाम से ही पता चल रहा है ना, ऑडिटर जनरल है, जितने भी लेखा है उन सब की जांच, अंकेक्षण करना, बताया था मैंने कल। ऐसे कैसे हम कहते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए, वो बाद में एडवोकेसी नहीं कर सकते किसी भी कोर्ट में, वो क्या नहीं बन सकते हैं, एडवोकेट नहीं बन सकते हैं, वकील नहीं बन सकते हैं। क्यों, क्योंकि आप तो रूल्स और रेगुलेशन से निकल गए, आप तो किसी को भी अपने उससे डिसीजन से आप कर सकते हो इम्पैक्ट, इसलिए आपको एडवोकेट नहीं बनाया जा सकता फिर। सो फर्दर अपॉइंटमेंट नो। देन पार्स ऑडिट्स अकाउंट्स कंसर्न विद द कंटिंजेंसी फंड। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है, यहां पर क्वेश्चन फ्रेम होगा, कॉमा द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स एंड द पब्लिक अकाउंट्स फंड ऑफ द स्टेट्स एंड सेंटर ऑफ बोथ। जो लोक लेखा पीएसी कमेटी की बात की थी ना मैंने, पीएसी कमेटी, एक बार कमेटी को वापस मैं थोड़ा सा लूंगा, उस दिन केवल हमने हाँ स्टैंडिंग कमेटी, एग्जैक्टली हमने 2 कमेटी की बात की थी, एक स्टैंडिंग और एक अडॉक, एक स्थायी समितियां होती है और एक तदर्थ, तो ये स्टैंडिंग कमेटी में आती है। 30 मेंबर्स हो सकते हैं इसमें, इसका 30 मेंबर्स होते हैं, इसका हेड हमेशा ऑपोजिशन लीडर वाला होता है, ये रूल है। कौन होगा, ऑपोजिशन पार्टी का लीडर, वो क्या होगा, इसका हमेशा हेड, किसका, इस कमेटी का, पीएसीज, पब्लिक अकाउंट कमेटी। सो इसके क्या कर सकता है, ऑडिट करता है, और यह अधिकार इनको कौन देते हैं, कंट्रोलर जनरल को, कि लोक लेखा समिति ने जो रिपोर्ट तैयार की है आप उसको जांचिए, परखिए, ऑडिट कीजिए और फिर प्रेसिडेंट को पेश कीजिए। राइट किसने दिए, प्रेसिडेंट नहीं दिए, क्योंकि अपॉइंट कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट। सो ऑडिट्स अकाउंट्स कंसर्न विद द कंटिंजेंसी फंड, कंसोलिडेटेड फंड, आकस्मिक निधि और संचित निधि दोनों से, जो राज्य की भी है और स्टेट की भी है, केंद्र की भी है और राज्यों की भी है। और क्या कर सकते हैं, एडवाइजरी फंक्शन, सजेशन, एडवाइस दे सकते हैं, एडवाइजरी फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अकाउंट्स टू द कंट्रीज प्रेसिडेंट, उनके साथ मिलकर पूरा
कि ये बजट था, इसका ये है, इतनी बार पार्लियामेंट में कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकाला गया। अप्रूवल की जरूरत होती है, पैसा ऐसे ही नहीं निकाल सकते हम। कंटिजेंसी से तो ले लिया, बार बार कंटिजेंसी से अब ले लेते हैं तो पीएससीज वाला जो ऑपोजिशन लीडर होता है वो मना करता है। वो कहेगा कि ऐसे पैसे निकालोगे तो हमारा तो जो ट्रेजर है वो खत्म हो जाएगा, वो मना कर देगा। वो कहेगा साइंस पार्लियामेंट से आप पास करवाओ पहले। दैट मीन्स दोनों हाउस से क्या करवाओ, पास करवाओ कि इतना पैसा निकाल कर कंटिजेंसी फंड से आपको किस में डालना है, कंसोलिडेटेड फंड में डालना है। आकस्मिक निधि से निकाल कर आपको संचित कोष में डालना है। अप्रूवल लाइए पहले। आप तो अपनी मर्जी है, क्योंकि सत्ताधारी दल है, रूलिंग पार्टी है, आप अपनी मर्जी से पैसा निकाल रहे हो हर बार। इसीलिए बनाया जाता है किसको हेड, ऑपोजिशन पार्टी के लीडर को। तो संविधान बनाने वालों ने कमी तो नहीं छोड़ी है ना। किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। एडवाइजरी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अकाउंट्स। नेक्स्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग, भारत का चुनाव आयोग 324। कल बात की थी, कौन है हमारे सीईसी, सुशील चंद्रा, और 2 मेंबर कौन कौन है। देखो, एक तो होता है सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। 2 उसके सहयोगी होते हैं, जिन्हें मुख्य हटा दो वर्ड, निर्वाचन आयुक्त होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, निर्वाचन आयुक्त। इन निर्वाचन आयुक्त में एक नाम तो मुझे पता है, अनूप चंद्र पांडे हैं। एक और कौन है, आपको सर्च करना है। एक तो पांडे साहब हैं, और सीईसी कौन है, सुशील चंद्रा। एक और कौन है जो निर्वाचन आयुक्त है, उनका नाम, क्योंकि 2 मेंबर होते हैं, असिस्ट करते हैं, तो उनका नाम आपको सर्च करके बताना है प्रेजेंटली। जब आप सर्च करें तो जैसे आज की बात, एक क्लास की, एक स्टूडेंट ने कहा कि नहीं सर, स्टेट तो 29 है और 7 है यूटीज। तो मैंने कहा कहाँ देखा, ये लो सर्च किया हुआ पड़ा, कितने स्टेट्स, 29 लिखा आ रहा है उसमें क्लियर गूगल पे। तो कृपया प्लीज ऐसी साइट्स नहीं देखें। तो आप उसमें क्या डालते हैं, डाल सकते हैं सर्च करते समय, आप सबको तो खैर पता होगा, करेंटली, प्रेजेंटली, ये वर्ड अटैच करने होंगे हमको, तो करेक्ट आएगा। और उसमें भी जो पीडीएफ आती है या कोई गवर्नमेंट की साइट है, पहले उसको प्रेफर करें। हम क्या करते हैं आजकल, एक स्टाइल मैंने देखी है, लाते हैं और कुछ बोलते हैं और उसमें जो भी आता है उसको ओपन कर लेते हैं। वो सब फर्जी साइट्स आती हैं। अब वो बिल्कुल ला के मेरे को नहीं सर ये लिखा हुआ, आप कैसे कह रहे हो 29 स्टेट्स नहीं है। मेरे को भी एक बार हिला दिया, मैंने कहा कल रात को तो चेंज नहीं हो गया। यस, सो कंपोजिशन, सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर, ये तो हो गया इसका संगठन, कंपोजिशन। और क्या है, टेन्योर एंड रिमूवल, प्रेजेंटली फॉर 6 years और 65 years, विच एवर इज अर्लियर, जो भी इसमें पहले होगा हुआ। फर्दर अपॉइंटमेंट, यस, हो सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा टेंशन भरा काम यही है इंडिया में, क्या करवाना, इलेक्शन। ये तो ईवीएम आ गई, जिससे थोड़ी क्या हो गई, राहत, मशीन्स आ गई।
सो फर्दर अपॉइंटमेंट पॉसिबल है। पावर्स, क्या क्या राइट्स हैं इनके, क्या क्या पावर्स हैं, शक्तियां क्या क्या। कंडक्ट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया, जो अब होने लगे हैं, पहला पॉइंट, ठीक है। देन पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्ट्रेशन, यहां पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। हर एक को तो पॉलिटिकल पार्टीज का, जो नेशनल पार्टीज का स्टेटस दिया नहीं जा सकता। क्या रूल है? तो इसमें कुछ रूल बने हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि 6+4+3 इस तरह से कुछ उनको स्टेट्स का क्या मिलना चाहिए, सपोर्ट, तब तो वो बनती है कौन सी पार्टी, नेशनल पार्टी। और इससे थोड़ा कम तो मैं बताऊंगा आपको, वो लेंगे हम पार्टीज को कैसे स्टेटस दिया जाता है, नेशनल पार्टी एंड स्टेट पार्टी, राष्ट्रीय दल और राज्य दल। सो पॉलिटिकल पार्टीज का क्या करते हैं, ये रजिस्ट्रेशन करते हैं, पंजीकरण करते हैं, एंड ऑल्सो ओवरसीइंग टोटल प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस, जो चुनाव का जो प्रक्रिया है उसके पूरे कर्ता धर्ता यही होते हैं। पहले केवल एक होते थे, जो चाहे सीईसी कह दो और चाहे अदर कह दो, वो एक ही पर्सन होते थे। टीएन सेशन करके एक सीईसी थे, उस समय वो एक ही होते थे, उसको कोई असिस्ट उनको नहीं करता थे। और उनके टाइम में ईवीएम तो था नहीं। ये मैं बात कर रहा हूं आपको जब वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, जब मंडल कमीशन आया था रिजर्वेशन के लिए, जब से ओबीसी का जब रिजर्वेशन दिया गया था ना, ये मंडल कमीशन 89 की बात कर रहा हूं मैं, 1989। पर वो इतने रिजिड थे अपने रूल्स रेगुलेशन में कि कोर्ट में केस कर दिया था गवर्नमेंट के अगेंस्ट कि मैं जो कह रहा हूं वो फॉलो करना ही होगा। तो बहुत ये सारे जो चेंजेस हुए हैं इलेक्शन में, टीएन सेशन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसमें। डेथ हो चुकी है उनकी, क्योंकि थोड़े से ओवरवेट थे, टेंशन कुछ ज़्यादा ही लेते थे, जल्दी चले गए। हार्ट अटैक, एग्जैक्टली। पर बहुत खतरनाक थे, मतलब गवर्नमेंट उनके सामने यूं खड़ी रहती थी कि अभी कुछ ये बोल नहीं दें। टीएन सेशन साउथ इंडियन थे। नेक्स्ट, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, वित्त आयोग, भारतीय वित्त आयोग, और इसका आर्टिकल है 280, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है, ध्यान रखना। अनुच्छेद 280, ये जो कंटिजेंसी फंड और कंसोलिडेटेड फंड का जो फंडा है ना, आप लोगों ने तो खैर एक्चुअली एक एग्जाम होता है हमारा कॉलेज में पीजी करने के बाद, नेट का सुना होगा सभी ने? yes, सुना हुआ है ना? तो जब आप नेट का एग्जाम क्लियर करते हैं तो जेआरएफ मिलता है आपको। आप क्या बनते हैं? जूनियर रिसर्च फेलो। और एक मिलता है कि आप एलएस, लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल है। अब आप इंडिया की को भी यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हैं, कॉलेजेस में पढ़ा सकते हैं। ये दो चीज़ें मिलती है। जो अपर रैंक वाले हैं उनको जेआरएफ प्लस एलएस मिलता है। जेआरएफ जब मिलता है तब ये बातें सब समझ में आती है कि कंटिजेंसी फंड से मेरी स्कॉलरशिप क्यों नहीं आई। जब हम पूछने जाते थे हेड ऑफिस, सेंट्रल ऑफिस, तो वो कहते थे फंड नहीं आया। तो ऐसी बातें बड़ी बड़ी करते थे, कंटिजेंसी फंड में पैसा है नहीं, कंसोलिडेटेड फंड से अभी कुछ भी आपके लिए जारी नहीं किया गया, इसलिए जाना, आप नेक्स्ट टाइम आना। तब पता चलने लगा ये कंटिजेंसी आकस्मिक निधि होती क्या है, संचित कोष होता क्या। क्योंकि पढ़ना पड़ता था ना कि यार पैसे नहीं आ रहे यार, स्कॉलरशिप लिए तो भी। तो ये सारी चीजें वहां समझ में आ जाती है। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। राज्य वित्त आयोग, कितने वित्त आयोग बन चुके हैं इंडिया में अभी तक?
ये भी एक क्वेश्चन है सर। होमवर्क सब लिखो, फटाफट होमवर्क लिखो। HW काफी टाइम हो गया होगा। किसका? ये सेक्रेटरी होते हैं ऑफ कोर्स, सीनियर IAS NK सिंह 14वें वित्त आयोग के हेड है वो। मैं बताना नहीं चाह रहा था, मैंने कहा होमवर्क सर्च करो आप उसको। NK सिंह, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। किससे बनता है? एक तो होते हैं चेयरमैन साहब और साथ में 4 क्या होते हैं? मेंबर्स। 4 सदस्य होते हैं और एक चेयरमैन साहब होते हैं। पंद्रहवां वित्त आयोग स्टैब्लिश किया जा चुका है, बता देता हूं मैं आपको। 15th फाइनेंस कमीशन स्टैब्लिश्ड हो चुका है। और अब आपको सर्च करना है कि उसका हेड किसका बनाया गया है और कौन कौन मेंबर है उसमें। 2 मेंबर के नाम भी आ चुके हैं। फर्दर अपॉइंटमेंट, यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वित्त आयोग से केवल ये सिफारिशें कर सकते हैं, रिकमेंडेशन दे सकते हैं, वित्त संबंधी प्रावधान कर सकते हैं, प्रोविजंस दे सकते हैं। तो इनसे कोई खतरा नहीं है, नो रिस्क। ठीक है। पावर्स क्या क्या है इनके पास? डिसाइड्स द बेसिस फॉर शेयरिंग द डिविजिबल टैक्सेस बाय द सेंटर एंड द स्टेट्स। करारोपण, कर जो लगाए जाते हैं, टैक्स जो लगाया जाता है, उसका बंटवारा कैसे होगा? किसमें? सेंटर में और स्टेट्स में। आपने कई सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वर्ड सुना होगा, केंद्र प्रवर्तित योजनाएं। हम उसमें लिखते हैं, उसमें पॉइंट्स होते हैं ऐसे, इसमें सेंटर 60% दे रहा है, इसमें स्टेट 40% देगा। तो ये वही बंटवारा है जो जिसको कौन देखेंगे? फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। तो पहला तो पावर यही हो गया, डिसाइड्स द बेसिस फॉर शेयरिंग, कितना शेयर किसका होगा। ठीक है, कितना शेयर कितना होगा? यह डिसाइड करेंगे, कौन डिसाइड करेंगे? वित्त आयोग के चीफ चेयरमैन। Any matter in the interest of sound finance can be referred to the president. सजेशन दे सकते हैं किसको? राष्ट्रपति महोदय को। Evaluates the rise in the consolidated fund of a state in order to affix the resources of the state, municipalities and पंचायत। ये बहुत बड़ा काम है इनका। हमने देखा था कल म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत में स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है, राज्य वित्त आयोग देता है पैसा, बजट। राज्यों को कौन देगा? नेचुरल है, जो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया है वही देंगे। तो ये इवैल्यूएट कर सकते हैं, इवैल्यूएट द राइज इन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ए स्टेट, कि कितना बड़ा है कोई राज्य का संचित कोष, कितना बड़ा है, ताकि वह रिसोर्सेज बना सके किसके लिए? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत। सिविल कोर्ट जो होता है, एक तो होता है मुंसिफ कोर्ट। अगर आपने 2 उर्दू वर्ड सुने हो हिस्ट्री में, फौजदारी और दीवानी, सुने हुए ना? एक होता है दीवानी, होता है रेवेन्यू, और फौजदारी होते हैं जो क्रिमिनल प्रोसीजर्स होते हैं। और एक और था, उससे पहले था दीवानी और निजामत। तो एक क्लास में मैंने जैसे बोला दीवानी और निजामत लिखो हिस्ट्री में, तो क्या दीवानी? सर दीवानी तो गाना होता है। मैंने कहा ये उर्दू वर्ड है। रेवेन्यू, इसका मीनिंग क्या होगा? रेवेन्यू। सो फाइनेंस कमीशन हैज द पावर्स ऑफ ए सिविल कोर्ट। इसके सारे पावर्स जो सिविल प्रोसीजर्स हैं नागरिकों के लिए जो बने, उनके सारे पावर्स भी इसके पास होते हैं, ताकि ये डायरेक्टली उनसे डायलॉग कर सके। सिविल कोर्ट में जो प्रोसीजर लगाए जाते हैं
वह सभी राइट्स या पावर्स किसके पास होते हैं? वित्त आयोग के चेयरमैन के पास होते हैं। तो ये हमारा हो गया फाइनेंस कमीशन। डायरेक्ट पूछे जाते हैं। आर्टिकल नंबर कई बार पूछा हुआ है, नंबर ऑफ मेंबर्स पूछा हुआ है, या नेम पूछ लेते हैं, और बाकी ज़्यादा तो इसमें नहीं पूछा जाता है। लेकिन एक तो ये सोर्सेज बनाना, किसके लिए सोर्स बनाते हैं? तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जाति के लिए बना हुआ राष्ट्रीय आयोग, और आर्टिकल नंबर 338 आ रहा है इसमें आपके, इंपॉर्टेंट 338। टेन्योर फॉर 3 इयर्स। अब आपको सर्च करना है चेयरमैन कौन है इसके, उस पर सर्च करो, पता चल जाएगा आपको। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन एंड 3 अदर मेंबर्स, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 सदस्य, इनसे मिलकर बनता है यह NC फॉर SC, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। थ्री 338 ना, किसके द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे? कौन अपॉइंट करेगा? और यहां एक वर्ड आता है, प्रेसिडेंट अपने वारंट के थ्रू इनको अपॉइंट करेगा। वारंट का मतलब क्या होता है? वारंटी नहीं है ना, वारंट है। क्या मतलब हो सकता है? वारंट मीन्स अधिपत्र। हिंदी में, शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं? एक अधिपत्र निकालता है जिसपे उसके सिग्नेचर होते हैं और उसकी मोहर लगी होती है, उसको कहा जाता है वारंट। उसको क्या बोला जाता है? वारंट। प्रेसिडेंट का वारंट, ड्राफ्ट। एंड पहला क्वेश्चन जो बनेगा, फर्दर अपॉइंटमेंट, यस हो सकते हैं। यहां पहला क्वेश्चन बनता है, इस पर ये पहला क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ। इट इज ए क्वासी जुडिशियल बॉडी, अर्ध न्यायिक निकाय है ये। पूर्ण रूप से जुडिशियल भी नहीं है और टोटल जुडिशियल के राइट्स भी इसके पास नहीं है, आधा है, आधा। क्वासी, अर्ध, सेमी कहते हैं ना हम जिसको, हालांकि इसके मीनिंग्स कुछ और भी होते हैं यहां पर। मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग अबाउट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड ऑफ शेड्यूल कास्ट। तो नेचुरल है, एक तो मॉनिटरिंग करेगा, किस किस की मॉनिटरिंग कर सकता है? जितनी भी प्लान्स या स्कीम्स शेड्यूल कास्ट के जो भी जो मेंबर बन रहे हैं उनके लिए चल रही है, उन सभी को मॉनिटर कर सकता है, उन प्लान्स की उनका रिव्यू कर सकता है, उनमें क्या चेंजेस लाने हैं, सजेशन दे सकते हैं। इट हैज़ ए सिविल कोर्ट्स पावर्स ऑल्सो, जो सिविलियंस के हैं, क्योंकि SC भी तो सिविलियंस ही हैं, उनके लिए जो जो पावर हैं वो सारे सिविल कोर्ट्स के पावर इनके पास भी होते हैं। सिविल कोर्ट्स के पावर से आप समझ तो गए ना, मतलब पिछली बार भी ये वर्ड आया था, क्या मतलब हुआ इस लाइन से? इस लाइन से क्या मतलब समझ रहे हो आप? नागरिकता, सिटीजनशिप से यहाँ क्या लेना देना? जो भारतीय हर नागरिक के पास पावर है, उनके पास मैंने कहा समझे नहीं हूँ इसका मतलब। सिविल क्या होता है? वो मतलब क्रिमिनल केस छोटा जो केस होता है ना, रेवेन्यू का टैक्स से रिलेटेड या फिर, हाँ मतलब कोई भी नॉर्मल केस, जैसे मान लो कोई ऑफिस में कोई शेड्यूल कास्ट का और उसको बॉस है जो उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, एक सिंपल सी सुनवाई होगी कोर्ट में,
वो राइट वो सुनवाई कौन कर सकते हैं? चेयरमैन। लेकिन डिसीजन नहीं दे सकते, पनिशमेंट नहीं दे सकते। इसीलिए तो वर्ड क्या आया? क्वासी जुडिशियल, अर्ध न्यायिक। पूर्ण न्यायिक हो जाता तो फिर तो पनिशमेंट वही सुना देते। समझ गए आप बात को? सुनवाई कर सकते हैं। जो कोर्ट में क्या होती है? सुनवाई, हेयरिंग होती है ना कोर्ट्स में। जाते हैं हम, कोई केस होता है, उसकी हेयरिंग है, आज पेशी है, पेशी पर जाना है, एक जनरल बातचीत में बोलते हैं ना हम, तो वो हो सकती है। पर डिसीजन और जो डिसीजन की पावर है वो उस कहीं नहीं है। सो दिस इज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। आर्टिकल नंबर नोट कर लेना, इसकी बात चलेगी। अब एक और आएगा नेक्स्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स 338A। अनुसूचित जनजाति के लिए बना हुआ राष्ट्रीय आयोग। राष्ट्रीय आयोग किसके लिए बना हुआ? अनुसूचित जनजाति, ट्राइब्स जो होती हैं। तो बिल्कुल यह भी कैसी है? क्वासी जुडिशियल। अब वहां स्टेटमेंट में ABCD में आएगा, इट इज ए जुडिशियल बॉडी, इट इज ए सिविल कोर्ट, इट इज ए क्वासी जुडिशियल। तो सीधा आंसर क्वासी जुडिशियल। ऐसे स्टेटमेंट डायरेक्ट आते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। 338A। अब आपको ध्यान ये देना है, इनके चेयरमैन सब आपके पास लिखे होने चाहिए। प्रेजेंटली मंडे को आते ही आप मुझे बताओगे ये सभी के, जो करंट में अभी हैं और पिछले कौन थे, क्योंकि क्वेश्चन उस पर भी आ सकता है, किसको हटाया और उसको बनाया गया। सेकंड, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग अबाउट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स फॉर, सेम लाइन है, केवल वर्ड चेंज हुआ है। वहां पर शेड्यूल कास्ट था, यहां पर शेड्यूल ट्राइब्स आ गया, सब कुछ वही है। इट हैज ए सिविल कोर्ट्स पावर, सब कुछ वही है, कोई चेंजेस नहीं है। चेंजेस का प्रॉब्लम कहां आएगा? किसमें आएगा? ओबीसी में। और यहां बात आ जाएगी करंट की, जो क्या सीधी बात आएगी, किसकी बात कर रहा हूं मैं? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 105। क्या मिला इसके थ्रू? स्टेट को राइट्स मिल गया कि वो ओबीसी कास्ट का डिटर्मिनेशन कर सकेगा। पहले इसके हाथ से छीन लिया था और सीधा दे दिया था किसको? एनसीबीसी को। जैसे ये एनसीएसटी है, वो देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, एनसीएससी, एसटी, और तीसरा आएगा, तो इसको दे दिए थे राइट, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट। पर अब इनके पास नहीं, इनसे वापस स्टेट को दे दिया। तो ये है हमारी स्पेशल बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल, वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। यहां लगभग एंड हो रही है ये 105वां संविधान संशोधन और कुछ और बातें, रेस्ट तो मंडे को मैं लगभग इसको एंड कर दूंगा, और फिर हम ज्योग्राफी फुल फेज में ले लेंगे, और लास्ट के हाफ एन आवर में हिस्ट्री स्टार्ट कर देते हैं। तो दोनों पैरेलल चलेगी। इंडियन ज्योग्राफी चली रही है हमारी, स्टार्ट तो हो चुकी थी। क्या क्या पढ़ा अभी तक, जल्दी से पॉइंट बता दो मुझे एक्सट्रैक्ट फॉर्म में इंडियन ज्योग्राफी में। हमने अभी तक वही पढ़ा है, इंडिया एंड इट्स इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्टरी पार्ट फ्रॉम ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, भौगोलिक दृष्टि से भारत का भूगोल। मैंने कुछ क्वेश्चंस उस दिन पूछे थे आपसे या नहीं पूछे थे, आई डोंट नो। हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी?
नहीं पूछे थे? भूगोल के जनक किन्हें कहा जाता है? हिकेटियस। किसको बोला जाता है? हिकेटियस। फिर अगेन आएगा मॉडर्न ज्योग्राफी के फादर कौन है? ये मैंने आपको नहीं बताए थे ना। आ जाइए, इंडियन ज्योग्राफी। हमने क्या क्या पढ़ा इसमें? एक तो हमने पढ़ा है, देखो मैं पॉइंटर्स में यहाँ लिख रहा हूँ, जो नए आए हैं आज वो भी नोट कर लें। इंट्रोडक्टरी पार्ट ही चलाया था हमने इसका, यही चल रहा है अभी भी, इंडियन। और उसमें हमने क्या क्या देखा था? फर्स्ट हमने इसका एक्सपेंशन देखा था या लोकेशन देखा था। लोकेशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। क्या बोला जाता है भारत को? उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप। तो वर्ल्ड के रेफरेंस में हमने देखा था कहां है, तो हमने कहा था यह नदर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है या नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। और क्या देखा था हमने? लैटिट्यूडिनल एंड लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया। ये भी देख लिया था हमने। और क्या आया था? एक्सट्रीमिटीज ऑफ इंडिया, नॉर्थ पॉइंट यानी नदर्न मोस्ट पॉइंट, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, सदर्न मोस्ट पॉइंट। भारत के उत्तरतम बिंदु ये बता दिए थे, मैप बताया था ना मैंने उस दिन। क्या क्या थे बताओ, देखे? नहीं पता? फटाफट लिखो, 1 मिनट में लिख लेते हैं। जिन्होंने पढ़ लिया वो नाम बताएं। इंदिरा गांधी के नाम से ही नेम क्या है उसका? उस एक्सट्रीमिटी का नेम क्या है? इंदिरा पॉइंट साउथ में, नॉर्थ में भी इंदिरा के नाम से ही है। राइट आंसर होगा इंदिरा कोल। क्या बोला जाता है? इंदिरा कोल। कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा इन कराकोरम रेंज। कराकोरम माउंटेनियस रेंज। ये तो हो गया नदर्न मोस्ट। सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, वेस्टर्न मोस्ट, यानी पश्चिमतम बिंदु ऑफ इंडिया। कौन सा है? गुहार मोती। ये तो मैं कह रहा हूं, पढ़े हुए हैं, उस दिन लिखवाए थे मैंने। कहाँ है ये? लोकेशन कहाँ है इसका? और कच्छ है या और कोई?
और कोई नाम बताया था मैंने? नहीं याद है। सर क्रीक नियर कच्छ, एक्चुअली पाकिस्तान ने उसको ऑक्यूपाई करना चाहा था, तो सर क्रीक की चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई गई। तो जो दलदली इलाका है कच्छ वाला, मार्शी स्वैम्पी रीजन, उसको फिर क्या नाम दे दिया गया? सर क्रीक। और सर क्रीक ने कहा आपका कोई हिस्सा नहीं है, यहाँ से जाइए पाकिस्तान को। तो हमने कहा कि अब भी टाइम है, एक अपना पॉइंट लगा लें यहाँ पर कि ये बाउंड्री विलेज है। ये गुवारमोती क्या है? एक छोटा विलेज है वहाँ पर गुजरात में। कहाँ है? कच्छ गुजरात, लिख लेना इसके आगे। नंबर 3, ईस्टर्न मोस्ट पूर्वोत्तम बिंदु कौन सा है? अरुणाचल बिंदु कैसे हो सकता है? स्टेट है वो तो पूरा। नाम? इसको किबिथु कहते हैं या किबिथो, किबिथो भी कहते हैं। किबिथु और किबिथो दोनों कहते हैं। कहाँ आया हुआ है? आंजवा डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश। आंजवा डिस्ट्रिक्ट, जिला आंजवा, कुछ इसको अजमा बोलते हैं, कुछ आंजवा बोलते हैं। इसके पास से ही निकलती है लोहित रिवर। कौन सी नदी निकलती है? लोहित। एंड लोहित इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा। किसकी ट्रिब्यूटरी है? किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। और उसी लोहित नदी पर एक ब्रिज बना हुआ है जो इंडिया का सबसे बड़ा रोड ब्रिज है। भारत का सबसे बड़ा सड़क सेतु कौन सा है? ये एफकैट के क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे। भारत का सबसे बड़ा सड़क सेतु, रोड ब्रिज, लोहित रिवर पर है, जो असम और अरुणाचल को जोड़ता है। पहले उसे कुछ और कहा जाता था, अब उसे कुछ और नाम दे दिया गया है। नहीं, नाम चेंज किया गया है। नाम है भूपेन हजारिका रोड ब्रिज। और पहले जो नाम था वह था ढोला सादिया। ढोला था असम में, सादिया था अरुणाचल प्रदेश। अब नाम चेंज कर दिया है। असम के जो फिलोसॉफिकल कह दें, म्यूजिशियन कह दें, सिंगर कह दें, फिल्म डायरेक्टर कह दें, सभी बहुत बड़ी हस्ती भूपेन हजारिका, उनके नाम पर कर दिया गया। कौन सा रोड से ब्रिज है? भूपेन हजारिका रोड ब्रिज ओवर लोहित रिवर विच कनेक्ट असम टू अरुणाचल। और वहीं पर ये किबिथु है, और यहां से म्यांमार ट्राई जंक्शन पे ही निकलता है। ट्राई जंक्शन निकलता है यहां से, म्यांमार, चाइना, अरुणाचल। जो दिफू दर्रा है, दिफू पास, पासेज होते हैं ना, इसी के पास आया हुआ है वो दिफू पास, जहां ट्राई जंक्शन बनता है। यहां से म्यांमार जा सकते हैं हम, यहां से नॉर्थ में जाएंगे तो चाइना आ जाएगा हमारा दोस्त, और अगर अरुणाचल में जाना है तो अरुणाचल तो मैं है ही है उसका। अब यहाँ कंफ्यूजन आता है, कुछ बुक्स लिखती है कि किबिथु की जगह क्या लिख देती है, वोलांग। कौन सा? वोलांग, वोलांगू या वोलांग ऐसा नाम है। लेकिन जब इसकी लैटिट्यूडनल सिचुएशन और लॉन्गिट्यूडनल सिचुएशन देखी जाती है, देशांतरी स्थिति, तो ये भारत का कौन सा है? मैंने बताया कौन सा है ये? पूर्व में है, सबसे लास्ट
तो हम क्या देखेंगे, लॉन्गिट्यूड देखेंगे, देशांतर देखेंगे। तो भारत का पूर्व कहां तक चला जाता है, 97 डिग्री 25 मिनट्स। लेकिन ये आया हुआ है आपका 97 डिग्री 97 डिग्री 1 मिनट 4 सेकेंड्स, इस तरह से। और ये इससे थोड़ा सा पहले आता है, ये 1 मिनट भी नहीं हो पाते पूरे इसके, ठीक है ना। ये केवल 97 डिग्री तक ही आ जाता है, और बाद में लोहित रिवर है सीधी। तो इसलिए ये आंसर ज्यादा राइट है। तो कुछ बुक्स वलांग लिख देती है, वलांग वो नहीं होगा, वलांगू या वलांग कहते हैं उसको, है दोनों पास पास में है बहुत। एंड देन नंबर 4, सदर्न मोस्ट, कहाँ है, नेम इंदिरा पॉइंट। एंड अर्लियर इट वाज नोन एज, पहले इसको क्या कहते थे, पहले इसको कहते थे पिग्मेलियन पॉइंट। क्या बोला जाता था, और इससे पहले क्या कहते थे, पार्सेलियन पॉइंट। ये क्या है, विलेज है, कहाँ आया हुआ है, निकोबार में। कहाँ पर है, निकोबार में, लोकेटेड इन निकोबार आइलैंड। कितना है इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन, अक्षांशीय स्थिति क्या है इसकी, यही क्वेश्चन फ्रेम होता है, स्टेटमेंट में देंगे वो। इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन तो पता होगा, एक्सपांशन पता होगा आपको, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री जम्मू कश्मीर आ जाता है। तो ये कहाँ, ये कितनी डिग्री है फिर, ये है 6 डिग्री 45 मिनट। कितना है, 6 डिग्री 45 मिनट्स। डिफरेंस है। कन्याकुमारी जो आएगा, जो सदर्न पार्ट है हमारा, वहां से स्टार्ट होता है कितना डिग्री, ये थोड़ा सा नीचे है। तो ये ध्यान रखना, यहां क्वेश्चन फ्रेम होता है। फिर देखिए, तो ये तो हो गई हमारी एक्सट्रीमिटीज, तो ये भी हमने पढ़ा था। और क्या देख लिया था, सॉरी वापस लिख देता हूं इसको मैं। और हमने बात की थी एरिया हो गया था, एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज। एरिया वाइज हमारा कितना एरिया है वर्ल्ड के रेफरेंस में, कितना परसेंट है इंडिया का एरिया, 2.4% ओनली। और पॉपुलेशन वाइज 17.5% वर्ल्ड के रेफरेंस में। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें इंडिया के जो, इंडिया जब बना था तो इक्वेटर से ये कहाँ था, मैं एवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, जब कॉन्टिनेंट बने थे तो यह सदर्न हेमिस्फीयर में था, इक्वेटर से नीचे था। कहाँ था, इक्वेटर के बिलो, यानी जो भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा है 0 डिग्री, इक्वेटर जो है
उससे नीचे था, और उस प्लेट को बोला जाता था, उस प्लेट को क्या बोला जाता था? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ऑस्ट्रेलिया वहीं रह गया, आज भी ऑस्ट्रेलिया वहीं है सदर्न हेमिस्फीयर में। ये प्लेट इंडिया वाली क्या चली गई? ऊपर। तो ज्यादा ऊपर नहीं है इक्वेटर से, हम देख लो कहां आ गए, कितना आ गया ये, अब 0 तक ही तो जाना है। 6 से 0 ज्यादा से कितनी डिस्टेंस है इक्वेटर से हमारा? इक्वेटर से हमारा डिस्टेंस है 676 किलोमीटर, इतना ही है लगभग, या 620 किलोमीटर, ऐसा ही बहुत, इतना ही डिस्टेंस है इक्वेटर से। इसलिए साउथ इंडिया में जो क्लाइमेटिक कंडीशन है बिल्कुल डिफरेंट है नॉर्थ इंडिया के कंपैरिजन में। जो इक्वेटर पे आसपास का जो एरिया है वहां पर क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत अलग होती है, जलवायु वहां पर बिल्कुल डिफरेंट होती है। कैसी होती है? ह्यूमिड, नमी वाली हर समय। ये अभी जो चल रही है, परेशान हो जाते हैं हम बहुत जल्द इससे। तो ये साउथ इंडिया के आसपास आता है, और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी पहले, ये आ गई ऊपर, तो इंडिया आ गया। अब जो इंडिया प्लेट टेक्टोनिक से ये बन गया था, इंडिया में सबसे पहले क्या बनता है? कौन सा पार्ट इंडिया का सबसे पहले बनता है? साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, या कोई रिलीफ फीचर्स, माउंटेन, प्लेटोज, बहुत कुछ है, प्लेन्स, कोस्टल एरियाज। प्लेटो होते हैं, फिर वो प्लेट टकराती है तब हिमालय। यस, सबसे पहले क्या बनता है? पेनिनसुलर प्लेटोज, प्रायद्वीपीय पठार सबसे पहले बनता है। लिख लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। वहां सब हिमालय करके आते हैं, वहां सब क्या करके आ जाते हैं? हिमालय। हिमालय पहले नहीं बनता है, प्रायद्वीपीय पठार यानी पेनिनसुलर ब्लॉक जो है वो पूरा पहले बनता है। और इंडिया का पेनिनसुलर ब्लॉक कौन सा हुआ? ये जो पार्ट है ये पेनिनसुलर प्लेटो बोला जाता है। ये डेक्कन प्लेटो है पूरा, और यहां से प्लेटोज डेवलप होना शुरू हुए। ये किस लैंड का पार्ट है? क्या कहा जाता है इसको? जब स्टार्ट में एक पेंजिया था, एक पेंथालसा था। पेंजिया 2 पार्ट में टूटता है। यस, तो ये कौन सा पार्ट है जो सबसे पहले बना? अंगारा या गोंडवाना? कौन सा पार्ट है? गोंडवाना लैंड है, बिल्कुल। ये पार्ट कौन सा है? ये पार्ट है गोंडवाना, जिससे प्लेटोज बने। पठार बने। कौन कौन से प्लेटोज है इंडिया में? नाम बताओ देखें। डेक्कन, मालवा, छोटा नागपुर। पहले मालवा, फिर डेक्कन, देन सीधा आप चले गए छोटा नागपुर पे। यानी इनका डायरेक्शन ऐसे चला है, ये मालवा, ये पूरा मालवा प्लेटो है, ये डेक्कन प्लेटो, और फिर ये आ गए यहाँ छोटा नागपुर प्लेटो, और शिलोंग प्लेटो। और एक कल मैंने पूछा था ना, बात हुई थी क्या अपनी? नहीं, कार्बी ऑब्लोंग प्लेटोज, ये भी यही है, इसी से ये टूटता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ फ्रेम होता है और कई बार पूछा हुआ है। गारो खासी जयंतिया हिल्स जो हैं, ये क्या है? हिल्स है, मेघालय में है। कहाँ पर है? शिलोंग, शिलोंग के पास है। क्या वह हिमालय के पार्ट है या नहीं? तो आंसर हमेशा क्या होगा? नो। वह प्लेटोज के पार्ट हैं जो हिल्स का फॉर्मेशन ले चुके हैं।
और वो प्लेटोज है शिलोंग प्लेटो। जो कार्बी ऑब्लोंग था वो एक्सटेंशन, उसका एक्सपांसन हुआ शिलोंग प्लेटो में, और शिलोंग प्लेटो से ये क्या बन गई इस तरह से रेंजेस, क्योंकि उनकी हाइट ज़्यादा नहीं है। और माउंटेन के लिए हाइट की कंडीशन होती है कितनी होती है भाई। हम माउंटेन किसको कहेंगे? एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है, एक स्ट्रक्चर ये होता है, और एक स्ट्रक्चर ये होता है। इनको तो हम प्लेन्स कहते हैं, इसको हम प्लेटोज कहते हैं, इसको हम माउंटेन्स कहते हैं। तो ये तो बनाने में हुआ। कंडीशन क्या है? यस, बहुत बढ़िया। 300 to 300,000 फीट, 1000 मीटर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 300 to 350 मीटर, ठीक है, फ्रॉम सी लेवल, फ्रॉम सी लेवल, समुद्र तल से ऊंचाई ये होनी चाहिए। तो फिर अब इन्होंने एक और क्वेश्चन दिमाग में घुसा दिया, तो सी लेवल कहाँ से मापूं वो बता दो। क्या कोई स्टैंडर्ड है हमारा? भाई सी लेवल की बात कर रहे हैं हम, कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए ना, कि यहाँ से स्टैंडर्ड होगा। अब जैसे मैं कहूँगा मेरे को इस रूम की हाइट लेनी है, तो मैं तो कह दूंगा यहाँ से ले लो। आप कहोगे ऐसे कैसे ले सकते हैं सर? यहाँ से लेंगे ना, बेस तो वो है, स्टैंडर्ड बना हुआ है ये तो, कि इंची टैप यहाँ वहाँ लगाओ इंची टैप आप। तो वो सी लेवल कहाँ है हमारा जो स्टैंडर्ड है? केरल में सी कहाँ है? हाँ, इंडियन ओशन में तो हमारा तो कुछ है ही नहीं, वो तो नीचे है। तो यहां आंसर होगा, आप चले गए थे वेस्टर्न कोस्टल एरिया पर, अब आ जाओ आप ईस्टर्न कोस्टल एरिया पे, चेन्नई। क्या आंसर होगा? चेन्नई का जो सी लेवल पर मार्का है वो हमारा स्टैंडर्ड है, वो हमारा रेफरेंस है। और उससे पहले था कराची में, उससे पहले कहां था? कराची, पाकिस्तान। वो तो अब कह रहे हैं हम पाकिस्तान, पहले तो पाकिस्तान तो था ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं था, एग्जिस्टेंस ही नहीं था कुछ उसका। तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से इंडिया का फॉर्म होता है। पेनिनसुलर प्लेटो पहला बनता है, देन हिमालयन पर्वत बनते हैं, यानी माउंटेनस रेंज आती है। तीसरा क्या बन जाता है? थर्ड क्या बनता है? कौन से? गैंजेटिक एंड ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। यमुना नहीं होगा, यमुना तो ट्रिब्यूटरी है ना। गैंजेटिक एंड ब्रह्मपुत्रा, यानी पहला हो गया यहां पर प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय ब्लॉक, दूसरा हो गया हिमालय माउंटेन, और थर्ड हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र। इस तरह से इवोल्यूशन हुआ इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। क्या हुआ? उद्विकास हुआ। उसके बाद आता है इंडिया का, ये तो एवोल्यूशन तो हो गया। अब हम अच्छी तरह से पढ़ सकें, यानी पढ़ने की सुविधा के लिए हमने इंडिया को कितने जियोमॉर्फोलॉजिकल या फिजिकल डिवीजन कितने पार्ट में किया इंडिया का? 5 पार्ट्स में। कुछ 6 पार्ट भी लिखते हैं। वो 5 पार्ट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट हिमालय, दैट मीन्स डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा? नॉर्थ, नॉर्थ वेस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट ग्रेटर प्लेन्स, मैदानी क्षेत्र। थर्ड पार्ट पेनिनसुलर प्लेटोज, प्रायद्वीपीय पठार। फोर्थ पार्ट डेजर्ट, मरुस्थल, जितने भी मरुस्थल हैं। पांचवा पार्ट ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट सेक्शंस। छठा पार्ट कोस्टल एरिया, कोस्टल प्लेन्स, तो घाट उसी में आ जाते हैं, तटीय मैदान जिसको कहा जाता है, कोस्टल प्लेन्स। एंड लास्ट वन आइलैंड्स, द्वीप,
जो लक्षद्वीप है, जो अंडमान निकोबार है। तो कितने पार्ट में हुआ डिवाइड? हो गया, इसकी बात हम करेंगे कल। फिर इसको एक एक को पढ़ना होगा। हिमालय, हिमालय का क्लासिफिकेशन 2 बेसिस पे किया है। बेसिस 2 है पहले तो, एक तो है रेंजेस के अकॉर्डिंग और दूसरा है रीजन के अकॉर्डिंग। रेंजेस के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन और रीजनल डिवीजन दोनों है। तो इस तरह से हम ये टॉपिक याद रखना। नेक्स्ट टॉपिक ज्योग्राफी का होगा हमारा फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। ठीक है।